साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। और अपना ये सेशन होता है रोज रात्रि 9 बजे और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो डाउट्स वाले प्रश्न आपके 1-2 नंबर से जो आपको रोक देते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, जुड़े रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। और अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। यहां पर आपके लिए 2020 टेस्ट सीरीज करवाई जाती है, सप्ताह में 2 दिन, रविवार और गुरुवार, बिल्कुल फ्री करवाई जाती है, ठीक है। तो जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। और साथियों, एक बड़ा ऑफर आपके लिए आया है ना। एक निचोड़ कोर्स का चल रहा है दोस्तों। इस कोर्स की अभी प्राइस 1099, यहां 1199 से घटाकर दोस्तों ये 1099 का एक बड़ा ऑफर है। इसमें आप ले सकते हैं निचोड़। टारगेट है दोस्तों 1 मंथ और चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला 1 जुलाई से। तो जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं दोस्तों और अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। अभी बड़ा ऑफर आ गया है, मात्र 1099, अब 1199 नहीं दोस्तों, अब 1099 में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये ऑफर सीमित समय के लिए है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी लोग आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कर दिया है सभी लोगों ने। यहां तक अपन ने पढ़ा था दोस्तों, कल अपन ने पढ़ दिया था त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। जल्दी से सभी लोग बता दें एक बार, कल इस क्वेश्चन को अपन ने देखा था, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, फिर से आप एक बार फिर से इस प्रश्न का उत्तर बता दें, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो 4 विकल्प है आपके सामने, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है ये आपको बताना है। कौन कौन सही उत्तर बता रहा है, किस किस ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो लाइक जरूर एक बार कर देना। बताइए राइट आंसर आपका क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों के लिए सॉलिड क्वेश्चन और यहां पर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन भी है दोस्तों, है ना। आप बहुत सारे, कल मैंने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न के लिए सीधा सीधा उत्तर लगाया था वैद्यनाथ मिश्र, लेकिन यहां पर आपको पता है कि सर ये जो वैद्यनाथ मिश्र है ये नागार्जुन का वास्तविक नाम था। किसका था? नागार्जुन का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है, तब आपको उत्तर लगाना है वासुदेव सिंह, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। स्टार्ट करते हैं आज का दोस्तों प्रश्न। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। लक्ष्मीधर हैं, बंसीधर हैं, स्वयंभू हैं या फिर रोड़ा कवि हैं? बताइए प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आपको चयन करना है। लक्ष्मीधर माने जाते हैं, बंसीधर माने जाते हैं, स्वयंभू या फिर रोड़ा कवि। ये 4 विकल्प हैं। जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें। और हिंदी साहित्य के कोर्स में दोस्तों आपको अगर एडमिशन लेना है तो टारगेट 1099, टारगेट 1099, निचोड़ क्लासें, टिरकी वीडियो, टेस्ट भी, है ना, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। टारगेट 1099, ऑफर सीमित समय के लिए है, ठीक है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर माने जाते हैं, यानी कि आपका उत्तर एक ही तरफ चला जाता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही, ठीक है। सभी लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। और अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाता है, प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? कुछ अपूर्ण रचनाएं, कुछ अपूर्ण से भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन आपसे। तो यहां पर अपूर्ण उपन्यास बताना है। लगभग सभी लोगों को पता होगा कौन कौन इस उत्तर का सही, इस प्रश्न का सही उत्तर लगा पाते हैं, कौन कौन नहीं लगा पाते हैं। प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र, गोदान, कर्मभूमि या फिर सेवा सदन? इतना तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर प्रेमचंद जी के उपन्यासों में मंगलसूत्र भी आता है, गोदान भी आता है, कर्मभूमि भी आता है और सेवा सदन भी आता है। इनका जो गोदान उपन्यास है दोस्तों, इसको ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का महाकाव्य अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप गोदान लगा देना। कभी पूछा जाए कि गोदान उपन्यास किसका है तो प्रेमचंद लगा देना, है ना। और कभी पूछा जाए कि दोस्तों प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है तो बोले सर मंगलसूत्र। कौन सा है? मंगलसूत्र, क्योंकि प्रेम में बोले सर मंगलसूत्र अधूरा रह गया, प्रेम में मंगलसूत्र अधूरा रह गया,
है ना, तो इसको आपको चयन करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? अपूर्ण रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं, उन सभी प्रश्नों पर टारगेट किया जा रहा है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बताइए जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? एक बहुत अच्छे से तरीके से आपको पढ़ना है। सुबह 9:30 बजे एक क्लास आएगी दोस्तों। आपको टारगेट है 1 महीने में हिंदी साहित्य कंप्लीट। टारगेट आपके लिए है ना। जिन भी साथियों को 1 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और टारगेट रखा गया 1 महीने में दोस्तों साहित्य का कवर करना, है ना। तो जिनको एडमिशन लेना है वो अभी 1099 में एडमिशन ले सकते हैं और रिवीजन हो जाएगा आपका, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ भी लेंगे, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कि सर तितली भी, इरावती भी इनका उपन्यास है, कंकाल भी इनका उपन्यास है और तितली भी इनका उपन्यास है। कंकाल इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है, जबकि दोस्तों इनका अपूर्ण उपन्यास पूछा है, तब आपको उत्तर इरावती लगाना है। कौन सा लगाना है? इरावती। अब आपसे यहां पर प्रश्न यह भी पूछा जा सकता था कि कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद का नहीं है, है ना। तो नहीं में आपको इनमें से कोई नहीं लगाना होता, क्योंकि ये तीनों ही उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं, है ना। ये सभी लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना, यहां पर भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? अच्छा आपको मिल रहा है यहां पर। बताइए सभी लोग, भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? उन पर फोकस किया जा रहा है जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से साथी हैं जिनको ये पता है कि भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग आंसर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है, भूतनाथ किसका अपूर्ण उपन्यास है? अपूर्ण उपन्यास आपको बताना है। और पूरा आंसर आपने बताया है कि सर ये जो उपन्यास है भूतनाथ, ये देवकीनंदन खत्री का है ना। किसका है? देवकीनंदन खत्री का है। बाद में इस उपन्यास को इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया, है ना। तो यहां पर आपका उत्तर लेकिन चला जाता है देवकीनंदन खत्री। अब आपके 3 प्रश्न कवर हो जाते हैं। प्रेमचंद का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? आपने बता दिया मंगलसूत्र, है ना। फिर अपन ने पढ़ा जयशंकर प्रसाद का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? आपने बता दिया इरावती, ठीक है। फिर आपने देखा कि दोस्तों देवकीनंदन खत्री का कौन सा अपूर्ण उपन्यास है? आपने बता दिया दोस्तों कौन सा? भूतनाथ। तो ये 3 प्रश्न आपको पता चल जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है, निराला का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? अपूर्ण उपन्यास। बोले सर अपूर्ण पर फोकस कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि निराला का जो अपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा है? बताइए। काले कारनामे, चमेली, इंदुलेखा, या फिर दोस्तों प्रयुक्त सभी? बताएं निराला का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। आपसे बोल रहा है कि 1 ना लगाइए, 2 ना लगाइए, 3 ना लगाइए। अगर उत्तर लगाना है तो लगा दीजिए विकल्प डी। क्वेश्चन ने खुद बोला है ना। क्वेश्चन ने बोला निराला के यानी कि 1 से ज्यादा की बात हो रही है ना। तो निराला के काले कारनामे भी दोस्तों अधूरा है, चमेली भी इनका अधूरा उपन्यास है, इंदुलेखा भी इनका अधूरा उपन्यास है। तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रयुक्त सभी, है ना। क्वेश्चन ने खुद बोला था के लगा के कि निराला के यानी कि 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो अपूर्ण उपन्यास काले कारनामे किसका अपूर्ण उपन्यास है? निराला का। चमेली किसका अपूर्ण उपन्यास है? निराला का। इंदुलेखा भी आपको याद रख लेना, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर चला जाता है। निराला के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, छायावाद के आधार स्तंभों में नाम लिया जाता है। सबसे ज्यादा विरोध हुआ निराला जी का, है ना, यह भी आपने पढ़ा है। और अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, कंसवध किसकी अपूर्ण कृति है? दोस्तों कंसवध किसकी अपूर्ण कृति है, इसका आपको बताना है। कंसवध किसकी अपूर्ण कृति है? भारतेंदु की, राधा कृष्ण दास की, अंबिका दत्त व्यास की, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कंसवध किसकी अपूर्ण रचना है। कंसवध किसकी अपूर्ण रचना है, ये आपको लगाना है। और उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है सभी लोगों को। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने मित्रों तक आपको दोस्तों शेयर भी कर देना है। ऐसे ऐसे प्रश्न जहां से आपका सिलेक्शन रुकता है उन प्रश्नों को अपन कवर कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं
और आपने बताया कंसबद्ध, और कंसबद्ध के रचनाकार कौन है, तब बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर ये जो कंसबद्ध रचना है ये अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर है, कंसबद्ध अपूर्ण रचना है किसकी, अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास आप पढ़ते हो दोस्तों, ये किस युग के कवि हैं, तो बोले सर ये भारतेंदु युग के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के। और आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी साथियों को मॉडल पेपर दोस्तों परचेस करना है, टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर परचेस करना है, वो 450 का ऑफर आ गया है। 450 में आप मॉडल पेपर परचेस कर सकते हो, मॉडल पेपर लगा सकते हो। 25 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, 125 प्रश्न एक मॉडल पेपर में होगा, है ना। तो जिनको भी मॉडल पेपर में एडमिशन लेना है वो मॉडल पेपर में 450 में एडमिशन ले सकते हैं, और संपूर्ण साहित्य में एडमिशन लेना है ना, और पढ़ना है दोस्तों लास्ट टाइम में बहुत अच्छा, 1 महीने टारगेट, 1 महीना, है ना, तो आप दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है, एक और डाउट्स आपके लिए, कई बार मैंने आपको बताया है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। आप देखते हैं कौन कौन बता रहा है उत्तर, है ना। कुछ लोग बताएंगे ए, है ना, बहुत बढ़िया, लगभग सभी लोगों ने उत्तर बताया, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग चुल्लू, है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हुए हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया कि सर मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित है। भागों में अगर आए तो भागों में दोस्तों आपका हो जाएगा 4, है ना, 4 भागों में ये प्रकाशित है। आपको पता है कि 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए, 1913 में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए। फिर 1934 में इसका 4था भाग प्रकाशित हुआ था, किसका, मिश्र बंधु विनोद का। और मिश्र बंधु विनोद एक किसका ग्रंथ है, तो ये मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है ना। और अब आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को आपको बताना है दोस्तों, है ना, सभी लोग बताएंगे कि मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है ना। और आपको बताना है, जल्दी बताओ मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार कौन है। 4 भागों में ये ग्रंथ प्रकाशित है। और दोस्तों इसने, इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित किया गया। अगर आपसे खंड पूछे तो आपको 5 लगाना, और भाग पूछे कि हिंदी साहित्य का जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ मान के चलो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ 1 खंड इसका हो गया, ये 2 खंड हो गए, ये 3 खंड हो गए, और ये 4 खंड हो गए। तो ये दोस्तों जो ग्रंथ है ये 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। यहां पर कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, रत्नाकर हैं, केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, या फिर त्रिलोचन हैं। गंगा लहरी ये किसकी रचना मानी जाती है, कौन कौन सही उत्तर बताता है, ये क्वेश्चन भी देखने लायक यहां पर होगा। गंगा लहरी कई बार पूछा गया दोस्तों, रत्नाकर, केशवदास, चिंतामणि या फिर त्रिलोचन, बताइए। राइट आंसर आपको चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर होगा आपका, कौन कौन बता रहा है, रत्नाकर की है क्या, केशवदास की है, चिंतामणि या फिर त्रिलोचन की है। तो बिल्कुल राइट आंसर सभी लोगों ने बताया है कि सर गंगा लहरी, है ना। इसको याद रख लेना, यहां तो गंगा लहरी दोस्तों रत्नाकर की है, लेकिन एक चीज और आपको बता रहा हूं, 1 नंबर तो आपका यहां पर बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज और आपको पढ़नी है कि दोस्तों गंगा लहरी पद्माकर की भी रचना है, किसकी, पद्माकर की भी एक रचना है गंगा लहरी। ठीक है, और आपको पता है ये जो पद्माकर की गंगा लहरी है, इसका अनुवाद किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से, गंगा लहरी नाम से। तो आपको यहां पर गंगा लहरी में कंफ्यूज नहीं होना। अब गंगा लहरी के 3 कवि हो गए, एक तो सबसे पहले आपने रत्नाकर पढ़ा, रत्नाकर की रचना भी गंगा लहरी है। दूसरा आपने दोस्तों पद्माकर भी पढ़ा, रत्नाकर और पद्माकर दोनों की रचना गंगा लहरी हो गई। तीसरा आपको कि जो पद्माकर की गंगा लहरी थी उसका अनुवाद किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गंगा लहरी नाम से। तो गंगा लहरी नाम के 3 आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो गंगा लहरी के रत्नाकर, गंगा लहरी के पद्माकर और गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी अनुदित रचना है।
ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना रत्नाकर और पद्माकर में, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक पूछा जाता है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, एक क्वेश्चन आता है नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई। बोले सर इन्हीं में तो हम डाउट्स खा जाते हैं और लगा आते हैं गलत सलत आंसर, लेकिन अब नहीं लगाना, इसलिए तो ये प्रश्न लेकर के आप लोगों को लेकर के आए हैं कि नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई। आपको चयन करना है साथियों, बताइए, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर दें। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, है ना। 2020 टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क होती है। कब कब होती है? रविवार और गुरुवार को होती है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। बड़ा ऑफर आ गया है, हिंदी साहित्य कंप्लीट कोर्स दोस्तों 1099 में। ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जिनको भी इस कोर्स में एडमिशन लेना वो आज ही एडमिशन ले लें। और आपसे पूछा गया कि नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, तो सभी लोगों ने आओ देखा ना ताओ और लगा दिया 1993। मुझे पता था दोस्तों कि आप 1993 ही लगाएंगे, है ना, लेकिन याद रखना कि नागरी प्रचारणी जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी दोस्तों, ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों कब? 1996 में। कब हुई थी? कब हुई थी? 1996 में। लगा दिया ना आपने 1993, है ना। ये दोस्तों आपको याद रखना है। यहां पर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये 1896 है, 1896, है ना, 1896 इसको कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। यहां पर आपको याद रखना ये 1896 है और ये वाला, ठीक है, ये 1896, ठीक है। यहां 2 नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है, वेरी गुड। 1896 और ये 1996, इसमें आप डाउट्स खा गए। और दोस्तों ये 1893, इसमें भी डाउट्स खा गए। बोले सर बड़ा डाउट्स वाला क्वेश्चन था, बहुत बड़ा, है ना। तो यहां पर याद रख लेना 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी तो आप लगाओगे 1893। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नागरी प्रचारणी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी तब आप लगाओगे 1896, ठीक है। तो 1896 और 1893, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, है ना, वेरी गुड। 1896 में नागरी प्रचारणी पत्रिका, 1893 नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपको चयन करना है, बताइए, आंसर आपको चयन करना। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रयोगवाद आप पढ़ते हो दोस्तों, प्रयोगवाद कैसे पढ़ते हो जल्दी से आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये बताना है कौन सा उत्तर है। प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपका राइट आंसर देखते हैं कौन कौन सा ही बताता है। बोले सर इसमें अज्ञेय तो है नहीं, तो उत्तर क्या लगाओगे फिर, है ना। आपने दोस्तों ये पढ़ा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, ये पढ़ा है आपने, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपका उत्तर होता है अज्ञेय, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तब आपका उत्तर होता है दोस्तों क्या? मुक्तिबोध है क्या कि नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है ना। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो थे वो नंद दुलारे वाजपेयी थे। नंद दुलारे वाजपेयी दोस्तों सौष्ठववादी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन से सौष्ठववादी दोस्तों कवि लेखक हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी आपको सौष्ठववादी आलोचक हैं, ऐसा क्वेश्चन, तो नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। प्रयोगवाद का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तब आपका उत्तर होता है अज्ञेय, है ना। और आपको पता होगा दोस्तों कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बताइए फटाक से कमेंट में, यहीं पर हो जाता है कुछ कुछ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब आप उत्तर क्या लगाओगे यहां पर? बोले सर डाउट्स में आ जाते। क्यों आ जाते डाउट्स? आप लोग पढ़ते ही नहीं, वो चीजें नहीं पढ़ते जो डाउट्स आपको, है ना। तो आपको बताना है कि प्रगतिवादी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किसने किया। 4 विकल्प हैं हमारे सामने, सभी लोग बताएंगे, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन हैं? प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? और यहां पर सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर बताया है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आप बताओगे कि प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, है ना। यहां पर आपको मुक्तिबोध लगाना है। क्या लगाना है? मुक्तिबोध, है ना। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचनाएं आपने पढ़ी हैं। बोले सर चांद का मोह टेढ़ा, मुक्तिबोध। भूरी भूरी खाकदूल, मुक्तिबोध। एक साहित्यक की डायरी, मुक्तिबोध, है ना। कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध। ये चारों रचनाएं पूछी जाएंगी। चांद का मोह टेढ़ा कैसे हो गया? बोले सर मुक्ति हो गई। भूरी भूरी खाकदूल क्यों हो गई? बोले सर मुक्ति के बाद भूरी भूरी ये सकल पूरी खाकदूल बन जाती है ना। प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुक्तिबोध ने किया। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया, है ना। स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया, है ना। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 में। ये आप पढ़ते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य का दोस्तों आदिकाल नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक ग्रंथ लिखा। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ लिखने वाले अगर कोई विद्वान है तो वे विद्वान है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी को बताना है। ऐसे क्वेश्चन में डाउट से होता है, क्योंकि नई कविता दोस्तों आप पढ़ते हो कि नई कविता जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो आप बताइए किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने, अज्ञे, मुकुटधर पांडे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? लाइक जरूर कर देना जिन भी साथियों को आवश्यकता है और चाहते कि एक महीने भी बहुत अच्छी तैयारी हो, तो वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों 1 महीने में आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ लिया, है ना। मात्र 1099 में इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप इसमें कर सकते हैं। ऑफर आया है आज ही आपके लिए, है ना। तो ऑफर भी आपके लिए सीमित समय के लिए रहेगा। 1 जुलाई से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो विद्वान थे वो विद्वान थे कौन? अज्ञे। पटना आकाशवाणी से दोस्तों इन्होंने, पटना आकाशवाणी से सबसे पहले इन्होंने नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और वो किया था किसने? अज्ञे ने। अज्ञे यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और आपको बताना है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? अलंकार पढ़ते हैं आप, अलंकार पढ़ते हैं, है ना। भरत मुनि ने मात्र कितने अलंकार माने? भरत मुनि ने, है ना। अलंकार पढ़ते हैं। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया ये भी आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को आंसर बताना है। नंदुलारे वाजपेयी, रुद्रट, मुकुटधर पांडे या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको डाउट्स में डाल देते हैं। और अज्ञे का जन्म हुआ दोस्तों 1911 में। अज्ञे जी का जन्म 1911, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले कौन हैं? नंदुलारे वाजपेयी हैं, रुद्रट हैं, मुकुटधर पांडे हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक आपको हिंट दी गई कि दोस्तों ऐसे आपको लिखना होगा कि काव्य शास्त्र संबंधी जो एकमात्र यहां पर लेखक आपको दिख रहे हैं तो वो दिख रहे हैं रुद्रट। और रुद्रट आपको एक क्वेश्चन और दिया जाता है यहां पर, अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया है रुद्रट ने। रुद्रट यानी कि बी नंबर। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और बताना है दोस्तों कि अगर ऑप्शन में यहां भामह होता और आपसे पूछा जाता कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो आप क्या लगाते? जल्दी से बताइए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ऐसा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाओगे? अलंकार संप्रदाय आपने पढ़ा है, रस संप्रदाय आपने पढ़ा है, रीति संप्रदाय आपने पढ़ा है, ध्वनि संप्रदाय आपने पढ़ा है। अब आपको बताना है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण तो आपने रुद्रट पढ़ लिया, चूंकि आपको पता है कि सर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते। अगर ऑप्शन में अगर भामह होता तो आप निश्चित ही भामह लगा के गलत करके आते क्वेश्चन,
लेकिन ऐसा नहीं करना है। अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण रुद्रट ने किया और दोस्तों अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं। इनको आपको याद रख लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपको कंफ्यूज में डालते हैं। औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य कौन हैं? आपको कमेंट में लिखना है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर देना और दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। जितने भी हमारे साथी हैं यूपी टीजीटी पीजीटी वाले, और दोस्तों धुआंधार क्लासें इसी तरह से चढ़नी है। कल से आपका 1500 प्रश्नों की एक सीरीज चालू हो जाएगी जो मैं आपको पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, है ना। तो 1500 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी आप दोस्तों इसमें भाग ले सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। जरूरत है तो सिर्फ आपकी एडमिशन लेने की। आप लोग एडमिशन ले लें दोस्तों एक बार, है ना, और 1 महीना का एक टारगेट बना लें और दोस्तों आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। फिर मेरे हाथ में छोड़ दें कि सर किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने पढ़ा है कि सर औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक तो क्षेमेंद्र माने जाते हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक तो क्षेमेंद्र माने जाते हैं, लेकिन औचित्य पर सर्वप्रथम जो विचार करने वाले जो आचार्य हैं दोस्तों वो कौन है? वो आचार्य हैं भरत मुनि। भरत मुनि है, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर याद रख लेना, सबसे पहले औचित्य पर सर्वप्रथम विचार करने वाले भरत मुनि हैं। एक आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र माने जाते हैं। कौन है? क्षेमेंद्र माने जाते हैं, है ना। तो इनको आपको याद रख लेना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहां पर आ जाता है वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बोले सर इन क्वेश्चनों ने तो हला दिया। हलाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे ही हलाते हैं, है ना। आपने नॉर्मल तो पढ़ लिया कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक तो सर कुंतक माने जाते हैं, लेकिन कुंतक में आज ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहा है। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप उत्तर क्या बताओगे? बताइए। एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें आप जल्दी से। भरत मुनि, रुद्रट, वामन या फिर भामह, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बोले सर क्वेश्चन ने तो हिला दिया। हिला नहीं है किसी को, है ना। उत्तर बताते जाना है, लाइक करते जाना है, इसी प्रकार से पढ़ते जाना है ना। आपने इतना बस पढ़ा था कि सर वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो तो कुंतक हैं, क्योंकि जो आप बक रहे हो वो हमारे कान तक जा रहा है। लेकिन वक्रोक्ति आपको याद रख लेना कि वक्रोक्ति का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया है वो किया है भामह ने। किसने किया है? भामह ने किया है। भामह ने किया है। और भामह आपको पता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामह। और वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भामह ने किया। किसने किया? भामह ने किया, है ना। क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ो, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आपको यहां पर है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट हैं, भट्ट नायक हैं, वामन हैं या फिर भामह हैं? बताइए। आंसर सभी को बताना है। एक बार जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और दोस्तों इसी प्रकार से बने रहें। वीडियो को शेयर जरूर करना है ना। और इस सेशन से आपको जरूर जुड़ना है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में तो आते हैं लेकिन आपकी नैया भी क्या करते हैं? डुबो कर ले जाते हैं। नैया भी डुबो कर ले जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन माने जाते हैं? भट्ट लोलट माने जाते हैं दोस्तों, है ना। अब यहां से कुछ आपको सीख के जाना इस क्वेश्चन से। बोले सर भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक, सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी। कौन सा रस नहीं माना इन्होंने? शांत रस नहीं माना इन्होंने। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भट्ट लोलट ये क्या है? ये उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं दोस्तों। काय के प्रवर्तक हैं? उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं। और ये जो है भट्ट लोलट, ये रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भी माने जाते हैं। यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर वो बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? फटाक से कमेंट में लिखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? और यहां पर आपका आंसर है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? भूलना नहीं है यहां पर। बताइए, लाइक जरूर करना है आपको।
प्रसाद, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? सज्जन है, राजश्री है, बैसाख है या फिर कामना है? बताइए, प्रसाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक कौन माना जाता है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए दिया है। और प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ? बोले सर जयशंकर को 89, तो 1889। वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद दोस्तों नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, आपको पता होगा, है ना। इनके दोस्तों नाटक, ऐतिहासिक नाटक आपसे पूछा गया तो बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग ने ए लगाया और कुछ लोग ने बी लगाया, लेकिन आपसे ऐतिहासिक पूछा गया था, तो ऐतिहासिक आपका जो इनका प्रथम नाटक था वो राजश्री था। लेकिन अगर यहां नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है, तो प्रथम नाटक में आपको सज्जन लगाना है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। आपसे पूछा गया कि प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री, है ना। बोले राजश्री 15 का हो गया, 15 का बिकता है ना राजश्री, तो 15 का 1915। बोले 10 का राजश्री, 15 का हो गया सर लॉकडाउन में, तो राजश्री 1915, है ना। सज्जन 1910, सज्जन 1910, प्रथम नाटक सज्जन, प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, एक तो आपने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है इश्क लता के रचनाकार कौन है? अभी तक किस किसने वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों? सभी लोग लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर कर दें इस वीडियो को। ये क्लास 9 बजे आपकी होती है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। इन क्वेश्चनों में जहां डाउट्स रहता है उन डाउट्स को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। इश्क लता के रचनाकार, अब एक दोस्तों आपसे पूछा जाता है इश्क नामा, इश्क नामा आपसे पूछा जाता है और इश्क लता आपसे पूछा जाता है, तब आपको इश्क लता बताना है यहां पर कि इश्क लता के रचनाकार कौन है। देखते हैं सही उत्तर कौन बता पाता है, स्पेशल आंसर कौन बता पाता है, सुपर हीरो कौन बनता है इस आंसर, इस प्रश्न का दोस्तों। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर इश्क की लताएं घनी होती हैं। इश्क की लताएं कैसी होती हैं? घनी होती हैं, तो उत्तर घनानंद चला जाता है। इश्क की लता घनी होती है तो घनानंद। और दोस्तों इश्क में नाम पड़ गया बोधा, इश्क में नाम पड़ गया बोधा। बोले सर यही तो कंफ्यूजन है, इश्क नामा और इश्क लता। इश्क नामा बोधा की है और इश्क लता घनानंद की है ना। सभी लोग पढ़ते हैं तो ये आपको याद रखना है, घनानंद और दोस्तों बोधा, है ना। और ये दोनों ही आपको पता है कवि, ये दोनों ही कवि दोस्तों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आप रीति मुक्त, रीति सिद्ध पढ़ते हो तो ये दोनों ही कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, जो आपको याद करना है। अब यहां पर आता है दोस्तों युगबाणी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, युगबाणी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, है ना, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सोहनलाल द्विवेदी। ये क्वेश्चन तो कई बार आया है। कुरैशी जी बताइए युगबाणी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इतने अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको पता है कि इन्होंने युग की बाणी कहा। मैंने पहले आपको बताया था, क्या बताया था? बोले सर प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको बताया था कि सर प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने बोले सर युगांत नामक एक रचना की, युगांत नामक रचना की, और युगांत नामक रचना के माध्यम से छायावाद का अंत की घोषणा कर दी। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों पता है युगबाणी, ग्राम्य जैसी प्रगतिवादी रचनाएं दोस्तों इन्होंने की हैं। किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। इनके जन्म की बात आती है तो कौन बताता है सबसे पहले पंत के बारे में? युगबाणी के रचनाकार, युग की बाणी दोस्तों, है ना, युग की बाणी, युगबाणी सुमित्रानंदन पंत, है ना। और ये युगबाणी इनकी कौन सी रचना है? इनकी प्रगतिवादी रचना, इनकी छायावादी रचना नहीं है। ये क्वेश्चन आता है, मैंने कई बार आपसे पूछा है कि निम्न में से बताइए सुमित्रानंदन पंत की कौन सी प्रगतिवादी रचना है, कौन सी इनकी छायावादी रचना है। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है कि सर युगांत से तो इन्होंने छायावाद का अंत किया, प्रगतिवाद की शुरुआत, छायावाद का अंत किया युगांत से। और दोस्तों इनकी युगबाणी ग्राम्या, ये रचना इनकी प्रगतिवादी मानी जाती है। अगर पंत की बात करें तो इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। अगर पंत की बात करें तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर पंत की बात करें दोस्तों तो इनकी पल्लव रचना आपने पढ़ी होगी, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह भी आपको याद रख लेना, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगर पंत की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में,
है ना, ये भी आपको याद रख लेना, कई बार आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर आपके लिए कुछ रचनाएं दी गई हैं, इन रचनाओं को थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ये रचनाएं आपके लिए दी गई हैं कि युगधार के रचनाकार कौन है, बोले सर सोहनलाल द्विवेदी। युगधार के रचनाकार कौन है, सोहनलाल द्विवेदी। युगधारा किसकी रचना है, नागार्जुन की। देखते जाना यहां पर युगधार और युगधारा, युगधार किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी की, और युगधारा किसकी है, यहां पर और थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, नागार्जुन की। युग की गंगा किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की, है ना। युग चरण किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। युग बाणी के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत। युगांत किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत। इन रचनाओं को आपको हमेशा पढ़ना है। युगाधार सोहनलाल द्विवेदी, युगधारा नागार्जुन, है ना। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। युग बाणी सुमित्रानंदन पंत। युगांत किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत, है ना। इन रचनाओं को आपको हमेशा पढ़ना है। ये दोस्तों कुछ मिलती जुलती आपकी रचनाएं जो आपसे पूछी जाती हैं, वो एक बार आपसे ले लिया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर जाता है, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर आ जाता है दोस्तों, इसका उत्तर आपको बताना है। ये रहा आपका प्रश्न, ये रहा, समय के पांव रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। समय के पांव ये रेखा चित्र किसका है, बताइए। समय के पांव, सभी लोग बताएं, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता या फिर राम वृक्ष बैनीपुरी। आंसर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, लाइक जरूर करना है। ये प्रश्न वो हैं दोस्तों जो आपको डाउट से बाहर निकालते हैं। आपने पढ़ तो लिया, बोले मैंने 3-4 पुस्तकें पढ़ ली, लेकिन आपने आदिकाल को ही अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने भक्ति काल को ही अच्छे से नहीं पढ़ा। आपको पढ़ना है, इतना टाइम आपको मिला है 1 महीने में दोस्तों। 1 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ आपकी एनर्जी, आपकी सकारात्मक सोच, आपकी मेहनत आपको 1 महीने में बहुत कुछ करा सकती है। समय के पांव के रचनाकार कौन है। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग माखनलाल चतुर्वेदी बताएंगे, कुछ लोग नरेश मेहता बताएंगे। अब देखते हैं, समय के पांव यहां से आपसे पूछा गया, कौन कौन इसमें है दोस्तों। कुछ लोग राम वृक्ष बैनीपुरी बता रहे हैं, लेकिन यहां पर उत्तर आपका माखनलाल चतुर्वेदी है। ये समय के पांव रेखा चित्र आपसे पूछा गया तो याद रख लेना माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी यानी कि आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। बोले सर कंफ्यूज क्यों हुए, है ना, कंफ्यूज हो गए ना आप लोग। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र है। बहुत सारे, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसको रेखा चित्र में रखा जाता है। यहां पर इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ये देखो साहित्य देवता आपको याद रख लेना दोस्तों। ये साहित्य देवता निबंध है माखनलाल चतुर्वेदी को, साहित्य देवता, है ना। समय देवता नरेश मेहता का काव्य है। समय के पांव इसको रेखा चित्र के अंतर्गत रखा जाता है ना। तो ये दोस्तों ये तीनों रचनाएं आपको क्लियर कर दी हैं, है ना। कैसे याद कर दी, ये देखो, साहित्य देवता निबंध माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता काव्य रचना है, ये काव्य रचना है, ठीक है, नरेश मेहता, और दोस्तों समय के पांव ये माखनलाल चतुर्वेदी की रेखा चित्रात्मक रचना मानी जाती है। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों रचनाएं आपके सामने हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। साहित्य देवता, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। साहित्य देवता, ठीक है, और समय देवता, ठीक है। समय के पांव, बोले सर कितना बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन है कि नहीं है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों को धन्यवाद। इनको आपको कंफ्यूज में नहीं होना, है ना। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, समय देवता नरेश मेहता, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी। अब इसमें से जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों वो गलत करके आते इस क्वेश्चन को, है ना, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे कि सर कितने इंपॉर्टेंट चीज आपको लेकर के आ रहे हैं कि आपकी गलती ना हो, है ना, आपकी गलती कहीं ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं दोस्तों, अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहां पर आ जाओ सभी लोग। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है। केशवदास है ना, ये भी आपको बताना है। और चिंतामणि है, दूल्हे हैं या फिर सेनापति हैं,
बताइए, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और आपको डाउट्स में डाला जाता है इन्हीं प्रश्नों को लेकर के, है ना। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु, है ना। और बहुत सारे लोगों ने बोले बता दिया सर, कुल की चिंता, कुल की चिंता, कवि कुल कल्पतरु, कुल की चिंता तो चिंतामणि। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे अपन को याद रख लेना है दोस्तों। यहां पर आपसे पूछा जाता है, एक रचना पूछी जाती है, कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण भी आपसे पूछी जाती है एक रचना, ये भी आपको कंफ्यूज डालती है ना। एक कवि कुल कल्पतरु आपका चिंतामणि हो गया, कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है? दूल्ह कवि। अगर ये रचना आपसे पूछी जाती कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है, आपको दूल्ह कवि लगाना है। अगर आपसे पूछा जाता कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है, तब आपको चिंतामणि लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चनों में आपको डाउट्स नहीं रहना चाहिए, है ना, सभी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है दोस्तों। वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है। सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है? अपनी ये दोस्तों क्लास मात्र 40 मिनट होती है। एक दोस्तों 9:45 पर एक वीडियो और आपके लिए आएगी, उस वीडियो को आप लोग देख लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है, और इसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, सुजान चरित्र के रचनाकार कौन है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर। और जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग दोस्तों इस 2020 टेस्ट सीरीज में जुड़ जाएं। 2020 टेस्ट सीरीज में क्या होता है बोले सर, है ना, कैसे मिलेगी? तो आप सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो आज ही, है ना। और सप्ताह में 2 दिन इसमें फ्री टेस्ट होते हैं दोस्तों, फ्री में टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, आप फ्री में टेस्ट लगाइए। ठीक है, सप्ताह में 2 दिन कौन कौन से? एक तो रविवार और एक गुरुवार। ठीक है, सभी के लिए दोस्तों एक किया जाता है। दूसरी चीज आपके लिए दोस्तों, एक बैच, नया बैच स्टार्ट होगा जुलाई में, है ना। और जुलाई में इस बैच में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हो। और अभी ये जो ऑफर आ गया है दोस्तों, आज ही आया है, शाम को आया है, अभी आपके लिए है 1099 में, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं गया आपके पास। टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों आपके पास लगभग 1.25 महीना है ना। इस महीने के 5 दिन आपके हैं, उस महीने के दोस्तों आपके पास 6 दिन हैं, तो 11 दिन ए और 1 महीना आपके पास टकाटक रखा है। ठीक है, तो आप 1 महीने 10 दिन में मान के चलो बहुत अच्छी दोस्तों यहां पर तैयारी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप दोस्तों, है ना, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेहनत करने की आपके अंदर दम है, आपके अंदर दोस्तों है कि हम 1 महीने में कर सकते हैं, तो करिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस जुड़ जाइए इस दोस्तों कोर्स से, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अश्वनी, पूनम जी, आरपी जी, रश्मि पाठक, ब्रजेश, ज्योति जी, अनुज यादव जी, ठीक है, संजय पाठक, मनीषा, आराधना, अनुज जी, प्रमिला, रामा जी, राकेश जी, रंजना जी, सविता, शिवांशु, मोहित, सुरेंद्र जी, पूनम जी, अश्विनी, दारसू जी, ठीक है, अजय जी, बहुत बढ़िया, शाम पंडित जी, रीता जी, सभी साथियों तक शेयर जरूर करते रहें। गीतिका, विजयांजलि, दारसू, संजय यादव जी, अनुज जी, ब्रजेश, मीनाक्षी, सोनू, केएम जी, अर्शदीप जी, है ना, मनीषा, रेखा, कमला जी, रश्मि पाठक जी। जल्द ही आपकी 1500 प्रश्नों की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। एक रिवीजन बहुत अच्छा चलता रहता है, अच्छे प्रश्नों पर, अपन डाउट्स वाले प्रश्नों पर दोस्तों तैयारी करते हैं और इसी प्रकार पढ़ते जाते हैं। आपका हित हो, आपका भला हो, यही हमारा दोस्तों निरंतर प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं। जब आपकी दोस्तों क्या लग जाएगी जॉब, तो आप भी याद करेंगे, कभी ना कभी तो एक दिन याद आएगा आपको कि सर ने ये क्वेश्चन बताया था डाउट्स वाला जो पेपर में आया था, और इसी क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। क्योंकि आपको पता है कि 2 क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है ना। लेकिन दोस्तों अपन को क्या करना है कि उन गलत प्रश्नों को अभ्यास करके सही करना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों को, है ना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस आज ही ऐप डाउनलोड कर लें, और दोस्तों नहीं भी लेना है तब भी आप दोस्तों 2020 टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, और अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर, विजय जी, मोहिता जी, है ना, आराधना, प्रवीण ओझा जी, अनिल जी, ममता, बीनू, अशोक जी, विजय लक्ष्मी, अर्शदीप जी, सरिता जी। दोस्तों पेड वालों की क्लासें शाम को 5 बजे चलती है, यथावत रविवार को भी चलेगी अब क्लासें, है ना। तो 5 बजे भी चलती, 5 बजे एक लाइव क्लास होती है, दूसरी क्लास निचोड़ क्लास, हिंदी साहित्य का निचोड़ यानी कि मलाई, शाम को 6:30 बजे दोस्तों वो क्लास चलती है। ठीक है, तो आलोक त्रिपाठी, मनीषा जी, गीतिका, अनुज जी, शिवांश, बबीता जी, राधिका, पूनम जी, सभी साथियों को धन्यवाद। यथावत आपको बने रहना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है
और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी, देखिए यूट्यूब पर जाके देखिए, फटाक से चैनल पर जाके प्रीमियर क्लास होगी वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, सभी को धन्यवाद। 10 बजे दोस्तों एग्जाम पार में लाइव क्लास होने लगी है सर की, वो भी सभी लोग देखिए। ठीक है, जय हिंद।